अरे अर्जुन की बहू कहाँ मर गई? चाय नाश्ता देगी हम बूढ़ों को कि वो भी नसीब नहीं होगा। बातें ख़त्म नहीं होती इनकी। मेरे बारे में ही बातें कर रही हूँ कि ये दोनों रसोई में। अपनी सास की ऐसी आवाज़ सुनकर किचन में चाय बनाती हुई पूजा घबरा जाती है। आराम से पूजा, ऐसे तो ये गर्मा गर्म चाय तुम पे ही गिर जाएगी। घबराओ मत, ये तो इस घर में रोज़ का काम है। नई बहू के सामने 4 दिन अच्छे से रहते हैं और फिर असली रंग दिखा देते हैं। तू जल्दी से ये चाय ले जा अब, वरना तेरी खैर नहीं। पूजा फौरन चाय लेकर अपने सास ससुर के पास जाती है। ये कोई चाय है भला? 4 दिन ढंग से क्या तेरे साथ पेश आ गए? तू तो सर पे चढ़ गई हमारे। कुछ ही दिनों में ये खुद को मालकिन और हमें नौकर समझने लगेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ से जबान लड़ा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ से माफी मांगो अभी के अभी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अगर इस घर में सुख शांति से रहना है ना, तो माँ जो कहती है उसे चुपचाप सुनो और चुपचाप वैसा ही करो। पूजा की नई नई शादी हुई थी। बेचारी पूजा ने ये सोचा भी ना था कि इतना अपनापन बखेरने वाले उसके ससुराल के लोग असल में ऐसे होंगे। पूजा रसोई में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रो रो कर क्यों अपना कलेजा जलाती है पगली? हम औरतों की तो यही किस्मत है। इस झांसे में फंसकर तो मैं भी इस घर में आ गई थी। सास ससुर जी मेरे घर इतनी अच्छी तरह रिश्ता लेकर आए थे। क्या कुछ नहीं चढ़ाया था उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में, पर मेहमानों के जाते ही सब वापस ले लिया। प्रिया ये सब बातें पूजा को बता रही होती है कि वहाँ सीता आ जाती है। तेरे काम मैं ही आऊँगी, तेरी जिठानी नहीं पूजा। याद रखना मेरी बात, कभी कोई जिठानी देवरानी की सगी नहीं हुई जो आज होगी। काम खत्म करके मेरे कमरे में आकर मुझसे मिल ले तू। पूजा रसोई का सारा काम निपटाकर अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी ननद पहले से ही मौजूद थी। दीदी आप तो जाने वाली थी ना, आप अभी तक यहीं पर हैं। आपकी ट्रेन छूट जाएगी दीदी। देख रही हो माँ, तुम्हारी बहू मुझे इस घर में देखना भी नहीं चाहती। मैडम जी ये मेरे बाप का घर है और इस घर पे मेरा भी अधिकार है। अपने बाप के घर ठाठ से आऊँगी, कौन मुझे रोक सकता है? और मेरी मर्जी में कब जाऊँ और कब आऊँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना काम करो। नहीं दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। ओहो, अरे पूजा, सीमा तो तुझसे मजाक कर रही है। वैसे मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तेरी माँ के यहाँ से जो गहने लाई है ना तू, वो मुझे दे दे। तू कैसे संभाल के रख पाएगी? इधर उधर हो गया तो किस किस पे इल्ज़ाम लगाती फिरेगी। और सोना खोना कितना बड़ा अपशगुन होता है, जानती है ना तू। इतनी टेंशन कैसे संभाल पाएगी तू? चिंता क्यों करती है? जब भी ज़रूरत होगी मैं हूं ना। जब भी पहनना हो मुझसे मांग लेना। पूजा अपने कमरे में अपनी तिजोरी से गहने निकालने जाती है। तभी पीछे पीछे पूजा की सास और ननद भी आ जाती हैं और पूजा से गहनों का बॉक्स ले लेती हैं। शादी के वक्त तो 4 सेट थे मम्मी, तो अब 3 सेट कैसे हो गए इस बॉक्स में? पूछो ज़रा इससे, चौथा सेट कहाँ गया? कहीं इसके मायके वालों ने कोई झोल ना किया हो हमारे साथ। नहीं नहीं दीदी, वो हार है ना मेरे पास, वो हमारा ख़ानदानी हार है। वो मेरी नानी ने मुझे बड़े मन से दिया था, 9 लखा हार। वो मैंने तिजोरी से निकाला ही नहीं, वो मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ। मेरी नानी की निशानी है ना वो, इसलिए। ज़रा मुझे भी दिखाना वो हार, मैं भी तो देखूँ तुम्हारी नानी का बड़े मन से दिया हुआ 9 लखा हार। और हम उसे खा थोड़ी जाएंगे, है ना मम्मी जी? और भाभी तुम्हारी ही टेंशन ख़त्म होगी। और क्या, तू खामखा परेशान हो रही है पूजा? अगर सीमा ने तेरा कोई गहना ले भी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है? सारी भाभियां देती हैं अपनी नंदों को, तू कौन सा कोई अनोखी भाभी आ गई? और वैसे भी सीमा तो तेरी बहन जैसी है ना। चल अब टेंशन फ्री हो और जा देख रसोई में, प्रिया खाना बना रही है, जा जाके उसका हाथ बटा। और मेरी सीमा के लिए पालक की सब्जी ज़रूर ना, मेरी बच्ची के लिए। सीता पूजा से वो गहनों का बॉक्स ले लेती है और इसमें से एक सेट सीमा भी ले लेती है। और 4 दिन पहले बनी दुल्हन पूजा के पास कोई गहना नहीं बचता।
शाम की चाय पे सीता अपने पति के साथ धीरे धीरे बातें करती है और उसके दिमाग में बातें भर देती है, जिसके बाद श्यामलाल अपने नौकरों को बुलाकर उनकी छुट्टी करके उनको पैसे देकर जाने का कह देता है। प्रिया और पूजा, तुम यहाँ रसोई में खड़े होकर क्या बातें करती हो ऐसी, आखिर दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि तुम रसोई में हर वक्त लगी रहती हो? चलो, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, उन्होंने ज़रूरी बातें करनी है तुम दोनों से। देखो बहू, अब तुम 2 हो गई हो और घर को अच्छा से संभाल सकती हो। दिन भर आराम करोगी तो 10 बातें आएंगी। आराम से रसोई संभालो। और वैसे भी कितना ही काम है इस घर में, साफ सुथरा तो रहता है। और ये तुम दोनों ने हुलिया कैसा बना रखा है, जैसे तुम बहुत काम कर करके थक गई हो। जाओ, जाके अपना हुलिया सही करके आओ, ताकि आने वाले को लगे तुम बड़े ऐशो आराम से रह रही हो। और रह भी तो रही हो ना, खाने को पेट भर खाना है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, फिर ये बिचारी बनने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? ज़्यादा मेरे साथ चालाकियाँ मत खेलो, वरना इस घर से निकलवा दूंगी, समझी? अरे पूजा, ये कैसा खाना बना रखा था आज? जरा भी स्वाद का नहीं था। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा आखिर? अपनी माँ के घर में रहता होगा ना। अरे मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ तुम दोनों से कि इन्हें इतनी आज़ादी मत दो, इनसे मोबाइल छीन लो। मेरी बात कब सुनते हो तुम लोग? मुझे माँ ही कब समझते हो? लोग अपनी माँ को सर पे बिठा के रखते हैं, हाँ में हाँ मिला के रखते हैं, और तुम हो के मुझे माँ ही नहीं समझते। और वो लोग पूजा से मोबाइल छीन लेते हैं। बेचारी पूजा रसोई में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब करती भी तो क्या करती, सब्र के अलावा उसके पास कोई चारा ना था। बेचारी पूजा जब बुरी तरह फंस चुकी थी। अच्छे ससुराल के सपने संजोई बैठी पूजा, उसको अपनी आंखों के सामने सब टूटता सा दिख रहा था। मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है पूजा, ये लोग कभी भी तुझे इस घर से बाहर नहीं भेजेंगे अर्जुन के साथ। ख़ास तौर पर हमारी सास, वो तो हमें अपने पति के साथ खुश रहते देख ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि तेरे जेठ जी से बात करूं। तुम्हारी और अर्जुन की नई नई शादी हुई है, तुम लोग हनीमून पे हो आओ, तुम्हारा भी मन अच्छा रहेगा। हो सकता है वहाँ अर्जुन तुम्हें समझने भी लग जाए। मैं आज ही तुम्हारे जेठ जी से बात करूँगी। सुनिए जी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात करनी थी। देखो, ऐसा कुछ मत कहना कि मेरा मूड ख़राब हो जाए। थका हारा आया हूँ मैं दिन भर काम करके। वो मैं कह रही थी कि अगर आप माँ जी से बात करें कि वो अर्जुन और पूजा को हनीमून पे भेज दें तो। हम गए थे क्या हनीमून पे? ये सब नए नए चौंचले मत पालो तुम। जो इस घर के रिवाज हैं वही रहने दो तुम, वरना माँ तुम्हें इस घर से निकाल देगी और मैं कुछ नहीं कर सकूँगा माँ के आगे। माँ ने जो कह दिया बस फिर वही होगा, समझी तुम? अब इस बात को बस यहीं दबा दो, वरना माँ के गुस्से का सामना तुम्हें ही करना होगा। मुझे कुछ मत कहना। प्रिया चुप हो जाती है और वो दोनों बहुएं अपनी किस्मत को बस कोसती ही रह जाती हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और उनके ससुराल का माहौल और भी सख्त होता जाता है। देवर जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? माँ जी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। भाभी, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। आप दोनों रसोई से बाहर ही कब आती हो, इसलिए मैंने सोचा मैं ही रसोई में चला जाता हूँ। वो क्या है ना भाभी जी, मुझे एक लड़की पसंद है। तू भूल जा उस बेचारी को, देख रहा है ना हम दोनों की हालत। पहली बात तो माँ जी नहीं मानेंगी, और अगर पैसा देखकर ये लोग मान भी गए तो शादी के बाद उस बेचारी की किस्मत ही फूट जाएगी हमारी तरह। उसे समझा और कह भूल जा ये सब, क्योंकि ये घर नहीं नरक है, नरक। उसे सब पता है भाभी, सब कुछ। मैंने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया है हमारे घर के बारे में, फिर भी वो इस घर में आना चाहती है। ये कहकर राघव रसोई से बाहर आ जाता है। उसे देखकर उसका बड़ा भाई कहता है,
काम धाम तो करता नहीं है, इसलिए अपने भाभीयों के लहंगे का जू बना फिरता है। कल से दुपट्टा ओढ़ कर रसोई में ही बैठ जाना। मैं भाभीयों की मदद नहीं कर रहा था भैया, और अगर कर भी दी तो क्या, आपको भी करनी चाहिए। वो दोनों खेत के बैलों की तरह दिन भर काम करती हैं और आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। ज्यादा भाभीयों का चमचा मत बन, उनको क्या सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, सब तो है। पेट में रोटी हो तो बोली निकालना आसान है, रोटी कपड़ा और मकान अर्चित करके दिखा, तब कुछ कहना, समझा। न जाने अपनी लुगाई लाएगा तो क्या करेगा ये। अरे ऐसे कैसे ले आएगा भला, इस घर में मेरी मर्जी के सिवा पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये घर मेरा है और मेरा ही मर्जी चलेगी इस घर पे और इस घर के रहने वालों पे। और आने वाली अगर 25 लाख लाएगी तो इस घर में आएगी, वरना रहे अपने मायके में ही। वैसे इस लड़के के पैरों में बेड़ी डालने का समय आ गया है। मैं आज ही कुछ घरों में बात चलाती हूँ, वरना इसके जो लक्षण है ना, ये तो हमारे मुंह पे कालक पथवा के ही रहेगा। अपने घर वालों की ये सारी बातें सुनकर राघव अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तुम क्यों निराश होते हो राघव, मैं हूं ना। उन्होंने जाना नहीं है कि ऋषु असल में है कौन। एक काम करते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरी जॉब हो गई है और तुम भी लॉयर बन गई हो, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं घर से ना तुम्हें अलहदा रखूँगा। नहीं नहीं राघव, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है तुम्हारे घर वालों की सोच बदलने का। अब तो मैं इसी घर में बहू बनकर आऊँगी राघव। मेरे पास एक आइडिया है। राघव और ऋषु की शादी हो जाती है। ऋषु अपने साथ 2 ट्रक सामान के भरकर लाती है, जिसे देखकर सीता का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अरे बेटा, ऐसी बात थी तो तूने हमें क्यों नहीं बताया, हम करवा देते तेरी शादी धूमधाम से। इतनी सुंदर बहू लाया है तू हमारे लिए, साक्षात महालक्ष्मी का रूप लग रही है हमारी बहू, है ना राघव के पापा। तुम दोनों, ये क्या शक्ल बना रखी है तुम दोनों ने। ऋषि को किसी बात की भी भनक नहीं लगनी चाहिए। और ये नौकरानियों वाली साड़ी बदलो और नई भारी साड़ी पहनकर आओ, नहीं बहू को कुछ पता ना लगने पाए। और जी आप नौकरों को फ़ोन करके बुला लीजिए, भाग कर आई है लड़की और इतनी लाडली है तो इसके घर वाले पीछे पीछे तो आएंगे ना, इसलिए लगना चाहिए ना कि अच्छा ससुराल है। कुछ ही घंटों में सब लोग सारी तैयारियां कर लेते हैं, मगर ऋषु जानती थी, इसलिए वो हाल में सोफे पे बैठकर राघव से जोर से कहती है, कॉफी लाना राघव। हाँ हाँ ऋषु, अभी लाया। और ये बताओ खाना खाओगी क्या? अरे बाप रे, ये क्या बला ले आया हमारा बेटा, ये तो हमारे सर पे चढ़ गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अरे 4 दिन की बात है जी, फिर इस करोड़पति लड़की की सारी जायदाद अपने नाम करवा के इसे लात मार कर फेंक देंगे और राघव की शादी अपनी पसंद की घरेलू लड़की से ही करवाएंगे, क्योंकि हमें कोई अफसर नहीं बल्कि एक नौकर ही चाहिए। अरे बहू, अभी तो शादी हुई है, तू अभी से काम करने बैठ गई और तेरे घर वाले नहीं आएंगे क्या? तेरे माँ बाप तेरी खैर खबर भी लेंगे क्या? अरे मम्मी जी, शादी हुई तो क्या काम रोक कर बैठ जाएं? और वैसे भी ये तो मेरा शौक है। और रही बात डैडी की, वो बस आते ही होंगे। वो असल में CID इंस्पेक्टर है ना, कभी देर से नहीं पहुंचते, ऑलवेज ऑन टाइम। अरे मम्मी जी, आप ये सुनकर इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई चोरी की हो और इंस्पेक्टर आपको जेल ले जाने के लिए आ रहे हों। क्यों भाभी? और आप दोनों वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए ना मेरे पास। आओ, आप लोगों को ऑफिस वर्क सिखाऊंगी, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, इस पर काम कैसे करते हैं। ये सब देखकर सीता भागकर अपने बेटों के पास जाती है। अरे कैसे भी करके इस बला से जान छुड़ानी होगी हमने। तभी ऋषु के डैडी वहां आ जाते हैं। ऋषु से मिलने के बाद सब उनसे अच्छे से मिलते हैं और उनकी खूब आवभगत करते हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। वैसे तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए पर मजबूरी में आपको तो खाना भी खाना पड़ गया ना। पर मैं ना अब आपको और पाप नहीं लगने दूंगी। आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश है, आप निश्चिंत रहिए,
राघव, अपने ससुर जी को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। अरे नहीं नहीं सीता जी, मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता, और मैं तो कम से कम 1 महीना यहाँ रुकूंगा। क्यों? एक महीना? मगर वो आपका काम रुक जाएगा जी। क्या 1 महीना भी एक बाप अपनी बेटी को नहीं दे सकता? अगली सुबह अपनी बहुओं पे रौब दिखाने वाली सीता खुद रसोई में नौकरों के साथ जाती है। माँ जी, मैं कुछ कर दूँ क्या? अरे मरवाएगी क्या हमें? चलो जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाकर अपने कमरे में सो मरो जो करो। प्रिया और पूजा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। नाटक नाटक में ही सही, वो अपने ससुराल का ऐसा रूप देख रही थी जिनका उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खाना लग गया है जी, सब आ जाओ। मान गए सिमधन जी आपको। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। चलता हूँ मैं अब। जैसे ही ऋषु का बाप वहाँ से जाता है, सीता अपनी बहू ऋषु से कहती है, तू इस फोन का क्या करेगी? ला मुझे दे। और प्रिया, जा इस हीरोइन को अपने साथ लेकर जा और इसे अपने घर के तौर तरीके सिखा। और तुम लोग भी कपड़े बदल लो, रसोई में काम भी तो करना है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं, ये मेरा घर है, तू भी सुन ले। और इस घर में मेरी ही मर्जी चलती है और मेरी ही मर्जी चलेगी। और जी आप नौकरों को छुट्टी दे दीजिए, अब घर में एक और नौकरानी आ गई है। तभी ऋषु के डैडी वहाँ आ जाते हैं। चलो, आपका नाटक सामने तो आया इस बहाने। आप नहीं नहीं, वो तो मैं। बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार मम्मी जी? पुलिस दरवाजे पे ही खड़ी है, तैयार हो जाइए ज़रा, आप सबको अंदर भी तो जाना है। नहीं नहीं ऋषु, इन लोगों को माफ़ कर दे। देखिए मम्मी जी, इतना बुरा किया आपने भाभीयों के साथ और वो फिर भी आपको बचा रही हैं। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मैं बहुत गिर गई थी, मेरी आंखों से पर्दा हट गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए और आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम तो बस ये चाहते थे कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। ये सब मजाक था। पर मिलंकर ऋषु के पापा नहीं हैं और ना ही बाहर कोई पुलिस खड़ी है। इस हादसे के बाद सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर इस घर में बहुओं पर कभी कोई अत्याचार नहीं होता और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।